Hello everyone. Today I will discuss about the scabies. अगर बात करते हैं स्केबीज की तो स्केबीज है क्या है? स्केबीज जो है एक तरह की स्किन डिजीज है। ठीक है, ये होती किससे है? जनरली ये होती है माइट से। इस माइट्स का नाम क्या है जो स्केबीज कराता है? इसका नाम है सार्कोप्टिस सार्कोप्टिस स्केबी। सार्कोप्टिस स्केबी जो है ये आपका स्केबीज कराता है। अब ये माइट करता क्या है? माइट का जो होता है इन्फेस्टेशन होता है स्किन के अंदर। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि बाद में कंडीशन डेवलप होती है, इसको बोलते हैं हम स्केबीज। इसमें ये जब इन्फेस्टेशन होता है तो इसमें करता क्या है? बनता है प्लूराइटिक इरप्शन। एक चीज है प्लूराइटिक इरप्शन। प्लूराइटिक इरप्शन होता है और जिसके नाते क्या होता है कि स्केबीज डेवलप होती है। अब बात कर लेते हैं इनके ट्रांसमिशन की। ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं? ट्रांसमिशन जो होता है उसका होता है, पहला पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका, जैसे क्लॉथ हो गया या बेडशीट हो गई, या फिर कहने का मतलब उसने जो चीज़ें इस्तेमाल करी हैं उसके थ्रू किसी और पर्सन में पहुंच जाए, तो ये एक रूट ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। उसमें क्या होता है? स्प्रेड बाय द वियरिंग और हैंडलिंग ऑफ द कंटामिनेटेड थिंग्स। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। जनरली ये दो चीज़ें जो होती हैं मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करती हैं इसके ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं इसके इटियोलॉजी के एजेंट पे। तो बताया मैंने इसमें कराता कौन है? सार्केप्टिस स्केबी। ये कराती है। ठीक है, ये क्या करती है कि स्किन में एंटर करती है, वहाँ पे इसका क्या कहते हैं प्रोटीक इरप्शन हो जाता है। ठीक है, और जाने के बाद ये कराती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो ये एजेंट होते हैं, इनके जो एग होते हैं वो इरप्शन करने के बाद जा करके वहाँ पे डेवलप होते हैं स्किन के अंदर। डेवलप होने के बाद क्या होते हैं, धीरे धीरे ग्रो करके ये ब्रस्ट होते हैं। ब्रस्ट होने के बाद जो माइट्स होते हैं वो उसके अंदर क्या कहते हैं कि वो जा करके स्किन इन्फेक्शन कराते रहते हैं। तो इसमें जनरली क्या होती है कि जो फीमेल माइट्स होती है, यही क्या करती है कि एंटर करती है जा करके वहाँ पे एग ले करती है। जिसके बाद क्या करती है कि डाइस हो जाती है वो ना 2 मंथ के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि लार्वा जो होता है हैच होता है। हैच होने के बाद फिर क्या होता है कि बरो इन द सरफेस, और उसके बाद कंटिन्यू टू द साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। बार बार जो होती है ये फीमेल माइट्स जो होती है वो एंटर करती है, एग ले करती है। ले क्या होता है कि हैच होता है। हैच होने के बाद फिर माइट्स उसमें डेवलप होते हैं, और माइट्स जो होते हैं ये साइकिल को कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये हो गई इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब अगर बात कर लेते हैं हम डिजीज की, मतलब क्लिनिकल फीचर की इसके, तो क्लिनिकल फीचर में क्या होता है कि इसमें जो होती है इचिंग होती है। ये जो इचिंग होती है वर्सन एट नाइट। पेशेंट कहेगा कि रात में हमें खुजली ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, ये इचिंग होती क्यों है? ये होती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। फॉर द माइट। ठीक है, या माइट के लिए हो सकता है, या उसके एग के लिए हो सकता है। ठीक है, या फिर उसके फीसिस के लिए हो सकता है। किसी भी मतलब माइट्स के उसमें क्या कहते हैं, माइट्स रिलेटेड अगर डिले हाइपर सेंसिटिविटी है तो उन्हें इचिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इचिंग के साथ साथ क्या कंप्लेन आती है? उसमें आता है कि स्मॉल इरिथमेटस पैप्यूल, लाल लाल जो होते हैं पैप्यूल दिखेंगे, इरिथमेटस पैप्यूल्स। ठीक है, ये जो होते हैं ये कभी कभी इसमें आपको दिखता है व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको बोलते हैं मिनिएचर व्हील।
वैसे व्हील्स जो होता है क्लासिकल साइन होता है किसका, अर्टिकेरिया का। तो यहाँ पे भी आपको व्हील्स दिखने को मिल सकता है, साथ में वेसाइकल्स मिल सकते हैं, ठीक है, या फिर पस्चूल्स मिल सकते हैं, पस से भरी पस्चूल मतलब मिल सकता है। और क्या हो सकता है, कभी कभी जो होते हैं रेयर रेयर केस में बुल्ले भी दिख सकते हैं, फ्लूइड फिल्ड नोडुल जैसे दिखेंगे, उसमें फ्लूइड फिल्ड भरा होगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी दिख सकते हैं। अब बात करते हैं जो इसका पैथोजेनोमिक जो क्लिनिकल फीचर होता है, साइन होता है, इसको बोल सकते हैं पैथोजेनोमिक। इसका जो पैथोजेनोमिक साइन होता है वो क्या होता है, बरूज इसमें देखने को आपको मिलेंगे। ये जो होते हैं बरूज जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि थिन होते हैं, ग्रेइस कलर के होते हैं, ये थिन ग्रेइस होते हैं। और ये इनके जो डायमीटर्स होते हैं ये 2 to 15 mm के होते हैं। कितना, 2 to 15, मतलब बहुत बड़े नहीं होते, मतलब छोटे छोटे ही होते हैं। 2 to 15 mm डायमीटर होता है इनका। और मतलब डायमीटर इन द सेंस लॉन्ग लंबाई जो इनकी होती है 2 to 15 मीटर ही होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। डर्मा में डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। बहुत सारी ऐसी डायग्नोसिस हम बनाते हैं कि जो कि हमारी डायग्नोसिस जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ही कंफर्म हो जाती है कि हाँ ठीक है यही चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो क्लासिकल साइन मैं बात करता हूँ, तो जो ये डेवलप होते हैं क्लासिकली, ये कहाँ पे होते हैं, वेब में। ये फिंगर की इस इन जगहों पे ये जनरली आपको इस वेब, ये फिंगर की जो वेब है इसमें ये इन्हें दिखेंगे, वेब स्पेस में जो है ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। ये देख के हमें समझ जाना है कि ये जो केस है वो इसके बीच का है, ठीक है। दूसरी चीज़ें और भी कहाँ हो सकती हैं, ये हो सकती हैं फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ द रेस्ट पे हो सकती हैं, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे हो सकती हैं। और कहाँ हो सकती हैं, एक्जिला में हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें देख के समझना है, डायग्नोसिस बनानी है, वो ये साइन है कि मतलब अगर आपको वेब स्पेस में अगर दिख जा रही है, इचिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक आपकी डायग्नोसिस बन जाए, दिमाग में डायग्नोसिस बन जानी चाहिए कि ये जो है आपका इसके बीच का केस हो सकता है, ठीक है। हो सकता है मतलब करीब करीब वही होता है। बट उसके बाद आपका कहाँ पे हो सकता है, वेस्ट पे हो सकता है, आपका बटक्स पे हो सकता है, या फिर जेनेटेलिया पे हो सकता है। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाता है। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये जो होता है हेड पे नहीं होता है इन यंग्स में, यंगर लोगों में, ठीक है। तो सॉरी मैंने ये बोला, इसमें हेड में जो होता है ये सिर्फ मतलब एडल्ट में नहीं होता है। और ये जो है यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ये हेड पे भी मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ें एडल्ट में जो है हेड एरिया बची होती है, इस पर नहीं हो पाता। लेकिन यंग चिल्ड्रन में ये क्या होता है कि हेड एरिया में भी हो सकता है। अब यंग चिल्ड्रन की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यंग चिल्ड्रन में ये जो हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं। जनरली कॉमन एरिया जो है इनकी वो हो सकती है पाम पे, हो सकती है हाथ के तलवों पे, इधर पाम पे, सोल पे हो सकती है। एंड हेड जो होता है इज़ द कॉमन स्पेस, कॉमन प्लेस या कॉमन साइट जहाँ पे ये डेवलप करते हैं इन यंग चिल्ड्रंस में, ठीक है। लेकिन एडल्ट के में जो है ये हेड एरिया पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हो गई इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में। अब एक चीज़ और आती है इसमें आती है एक क्रस्टेड इसके बीज के बारे में बात करते हैं। क्रस्टेड इसके बीज, इसको और भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्वेगियन इसके बीज। इसको नॉर्वेगियन सर ने खोजा था तो जिसकी वजह से इसका नाम नॉर्वेगियन इसके बीज हो गया। इसकी खासियत बात क्या है कि ये जो होता है जिनकी जो है इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड होती है, तो इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट में, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं उनमें ये डेवलप करती है। जैसे आपको मान लीजिए एड्स की कंडीशन हो सकती है या फिर लेप्रोसी है, ठीक
ठीक है, या फिर आपका मान लो कि लिम्फोमा है, तो ये सब जो कंडीशंस हैं इसमें जो है आपको क्रस्टेड स्केबीज दिखने को मिलती हैं। ठीक है, अब इम्यूनिटी का रोल क्या आता है, ये जो है इम्यूनिटी जो है ये क्या करती है कि इनके जो डेवलपमेंट है, माइट्स के जो डेवलपमेंट है उनको कंट्रोल करती है। ठीक है, जितने कम माइट्स होंगे उतने इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और उतना ही आप सेफ रहेंगे। तो ये जो इम्यूनिटी है उनके उस पर रिस्ट्रिक्शन लाती है कि उनके क्या कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पे ये क्या करती है कि वो इफेक्ट डालती है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लिनिकल फीचर इसका देखते हैं अगर, तो इसमें भी क्या हो रहा है कि आपको इरिथमेटस इसमें पैचेस दिखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या दिखेगा, इस इरिथमेटस पैचेस दिखने को मिलेंगे, जो कि ये जो पैच होते हैं वो क्विकली डेवलप कर जाते हैं स्केल्स में, क्विकली डेवलप्स इनटू स्केल्स। ये डेवलप करके स्केली है, जैसे चमकदार जैसे चमकता स्किन टाइप, ऐसा स्केल्स टाइप में डेवलप कर गए। तो ये इसमें जो एरिया होती है मोस्ट कॉमन जो है, जो ये क्या कहते हैं साइट्स होती हैं, ये जहाँ जहाँ डेवलप करता है वो मोस्टली क्या क्या होती हैं, वो होती हैं स्कैल्प हो गया, आपका हैंड हो गया, फीट हो गया। ठीक है, ये जो होती हैं ये जो है प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं। बाकी ये पूरे बॉडी पे एनीवेयर इन द बॉडी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये स्कैल्प हो गया, हेड हो गया, फीट हो गया, इन जगहों पे ये मोस्टली इन्वॉल्व करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें जो, अगर पहले मान लो यहाँ से शुरू हुआ, अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया ऐसे ही, तो ये पूरी बॉडी में इन्वॉल्व कर सकता है। इसमें जो एक चीज़ खासियत है, इसमें जो वो आते हैं क्या कहते हैं, अरे लीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल ऑर्डरस होते हैं। जो लीजन्स होते हैं, लीजन जो होते हैं वो मेल ऑर्डरस होते हैं, मेल ऑर्डरस, OUDROUS, मेल ऑर्डरस। ठीक है, वो अजीब तरह की उसमें एक स्मेल होती है। ठीक है, इसमें जो क्रस्ट और स्केल्स जो होते हैं वो 100, आप अगर आप क्रस्ट को या स्केल्स को हटा के देखेंगे, जैसे जैसे आप हटाते जाएंगे तो हज़ारों उसमें माइट्स आपको नीचे उसके एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे करके देखने को मिल जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये उसके अंदर पड़े होते हैं। इसमें एक चीज़ और खासियत है, इसमें जो ईचिंग हो सकती है वो या तो मिनिमल होगी या तो फिर एब्सेंट ही होगी। मतलब इसमें ईचिंग जो होती है कुछ खास, मतलब बहुत ज़्यादा ईचिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया स्केबीज क्या है और क्रस्टेड स्केबीज क्या है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस देखो बहुत सारी चीज़ों से बनाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो डर्मा में क्या है कि जो साइट होती है एक अहम रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला हमने देखा कि इसका हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमने उसकी हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री ली, और उसके बाद हमने दूसरा चीज़ क्या देखा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो अगर हमें वो दिख गया कि वेब स्पेस पे दिख रहा है, तो जनरली हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि नहीं, ये जो है स्केबीज का केस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और भी जो भी साइट्स हैं उसमें आपने देख लिया। ठीक है, एडल्ट है तो आपने देखा कि हेड इन्वॉल्व नहीं है, यंग है तो देखा आपकी हेड इन्वॉल्व है, इसमें पाम सोल भी इन्वॉल्व है। तो मतलब जो साइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से हमने देख लिया कि ये केस किस चीज़ का है। ठीक है, पहले इससे हो गया। दूसरा, इसकी एक सबसे खासियत बात, मतलब खास बात यह है कि अगर किसी परिवार में या किसी भी फैमिली में एक बंदा अगर इन्फेक्टेड है तो पूरी फैमिली को एक साथ खुजली होगी, पूरी फैमिली एक बार में इन्वॉल्व हो जाएगी। मैंने बताया उसका वो क्या कहते हैं कि ट्रांसमिशन जो हो रहा था कि उसके इन्फेक्टेड कपड़े से, उसके बेडशीट से, इन्फेक्टेड बेडशीट से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जैसे अगर एक बंदा इन्वॉल्व हो गया तो पूरी फैमिली जो होगी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। तो दूसरी हमने देख लिया फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली में हमने तुरंत देखा, लोगों ने, हमने पेशेंट से पूछा कि आपके परिवार में किसी और को भी हुआ है, तो बोलेगा कि हाँ हमारे बेटे को है, बच्ची को है, वाइफ को है, फादर को है, मतलब जो भी फैमिली में होंगे तो उसमें जितने लोग उसके कांटेक्ट में होंगे सब उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो दूसरी हिस्ट्री मतलब डायग्नोसिस हम यहाँ से बना सकते हैं कि ये स्केबीज हो सकता है। पहला डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दूसरा ये देखा। तीसरा, अगर हमने मान लो कि यहाँ से भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो तीसरा हम क्या करते हैं कि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि जो होता है स्क्रैपिंग लेते हैं हम कहाँ से, पैप्यूल, जो उसके पैप्यूल्स हैं तो पैप्यूल से स्क्रैपिंग लेते हैं और फिर माइक्रोस्कोपली उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर हमें उसमें माइट्स या एग या फिर उसके फीचर्स दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डायग्नोसिस 100% कन्फर्म हो जाती है कि ये स्केबीज का केस है। ठीक है, अब हमने बीमारी पढ़ ली, हमने क्लिनिकल फीचर पढ़ लिया, हमने उसकी डायग्नोसिस पढ़ ली। अब हमें बात करना है इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है इसमें हम यूज करते हैं जो दवा है, सबसे पहले हम इसमें देते क्या क्या है, ट्रॉपिकल एजेंट देते हैं। तो इसमें क्या देते हैं, ट्रॉपिकल में हम लगाने के लिए उसे क्रीम देते हैं जिसका नाम होता है परमेथ्रिन। परमेथ्रिन क्रीम जो होता है ये 5% में उसको देते हैं, परमेथ्रिन क्रीम देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि कॉमनली यूज और ये सेफ भी होता है, और क्या होता है कि ये इन्फेंट में भी सेफ होता है, इन्फेंट में भी ये सेफ होता है। ठीक है, ये अब हम पेशेंट से क्या बोलते हैं, इसको समझाने का तरीका है। देखो डर्मा में समझाना ही बहुत अच्छे से पड़ता है। इसको हम पेशेंट से बोलते हैं कि इसको अगर मान लो एडल्ट आता है तो एडल्ट से बोलेंगे कि जैसे सर से ठीक है, तो यहाँ से लेके गले के नीचे से लेकर के और पूरे पैर तक एक एक, ये जो फिंगर के बीच की नेल्स होती हैं यहाँ तक भी, हाथों के जो फिंगर वेब्स होते हैं ये सब में आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ गले के नीचे से लेकर के पूरे पैर तक। ठीक है, एक एक जगह पे आप आराम से जेनाइटेलिया पे या फिर हैंड पे सारी सारी जगह पे लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद इसको लगाने के बाद आपको 8 घंटे 8 आवर्स रखना होता है। इसको जनरली बोलते हैं कि रात में लगाइए, आराम से सोइए, सुबह जो है तो नहा लीजिए। तो 8 आवर इसको टाइम देना होता है, 8 घंटे लगा के रखने होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले बोलते हैं कि हमको जो है इंक्लूडिंग ऑल द बॉडी। ठीक है, अब इन्फेंट में क्या करते हैं, जो इन्फेंट होते हैं उनको हम सर में भी लगा सकते हैं, ऊपर एरिया में भी हम लगा सकते हैं। तो इन्फेंट को हेड आल्सो, क्योंकि उन्हें जो लीजन्स होते हैं वो उसमें भी हेड में होंगे, एडल्ट में जनरली नहीं होते हैं। तो इनको यहाँ से गले के नीचे से, और इन्फेंट में पूरा हेड इन्वॉल्व होता है, मतलब इन्फेंट में पूरी बॉडी इन्वॉल्व करा देंगे। ठीक है, 8 घंटे का इसमें होना चाहिए। ठीक, इसको तब तक लगाना है जब तक पूरा इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, इसको हमेशा लगाना होता है। इसमें अदर भी ट्रॉपिकल एजेंट हैं, जैसे और भी दे चीज़ें दे सकते हैं, जैसे बेंजाइल बेंजोएट दे सकते हैं या फिर प्रोटामिनोन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है हम इन्वॉल्व करते हैं, यूज करते हैं परमेथ्रिन क्रीम, जो कि 5% यूज करते हैं, और उसे एकदम हिंदी में या पेशेंट की लैंग्वेज में समझाते हैं कि भाई आपको जो है 8 घंटे तक इसको लगा के रखना है, और जो है गले के नीचे से लेकर के आपको उंगली के बीच, पैर की उंगली के बीच तक में आपको जो है लगाना है। ठीक है, तो ये रहा परमेथ्रिन के बारे में। दूसरी हम दवा क्या देते हैं, उनको देते हैं हम आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन क्या होता है, ये ओरल एंटी हेलिमेंथिक होता है, ओरल एंटी हेलिमेंथिक ड्रग होती है। इसको हम देते हैं, कितना है, 200 माइक्रोग्राम पर केजी। ये पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है कि जो माइट्स हैं उनका डेवलपमेंट ना हो, वो उनकी जो है संख्या जो है वो कम हो जाए। सबसे पहले हमने परमेथ्रिन दे दिया, दूसरा हमने एंटी हेलिमेंथिक दे दिया। ठीक है, हफ्ते में 1 बार खाने का इसको बोलते हैं कि आपने इसको हफ्ते में 1 गोली खाना है। ठीक है, एंटी हेलिमेंथिक में। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या कहते हैं कि उनको, हाँ इसमें एक चीज़ और है, जो आइवरमेक्टिन है ये सबको रिकमेंड करेंगे एक्सेप्ट, इसको नहीं करेंगे, इसमें प्रेग्नेंट लेडी या लैक्टेटिंग मदर। परिवार में पूछ लेंगे, पहले उनसे पूछेंगे कि परिवार में कोई प्रेग्नेंट है, या मतलब किसी का बच्चा भी हुआ है, जो मदर है वो बच्चे को दूध पिला रही है, अभी इस कंडीशन में है, तो उन्हें ये दवाई नहीं खानी है। बाकी और आप लोग पूरे परिवार के लोग खा सकते हैं। हाँ, इसके बीच की एक खास बात क्या है, मैं बताना भूल गया था शुरू में। इसमें जो होता है पेशेंट के साथ साथ
फैमिली का भी ट्रीटमेंट करते हैं, पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट एक साथ करते हैं। ठीक है, ये इसमें एक बहुत ख़ास बात है। जैसे ही पेशेंट आपके पास आए, आपने डायग्नोसिस बनाई कि ये स्केबीज का केस है, आप पेशेंट का तो इलाज करेंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आपके पूरे परिवार का इलाज करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका ये चीज़ें सही हो पाएंगी, वरना ये सही नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये उसमें परिवार में पूछते हैं कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई ऐसी मदर है, माँ है जो भी बच्चे को दूध पिला रही है, तो उनको ये चीज़ें आइवरमेक्टिन नहीं खानी है। बाकी का जो है आप लोग पूरे परिवार के लोग इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में बात। अब जो है इसमें जो ईचिंग हो रही है, अब हमने जितना भी काम किया अभी तक वो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या माइट्स को रोकने के लिए किया है। अभी जो हमने तीसरा काम करना है ईचिंग का, तो ईचिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया डिले टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 रिएक्शन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो इसमें ईचिंग है तो हमें क्या देना है, इसमें हम आप लीवोसिट्रिजिन दे सकते हैं, सिट्रिजिन दे सकते हैं। ठीक है, डाइहाइड्रोपाइडामिनोन दे सकते हैं, डाइहाइड्रोपाइडामिन दे सकते हैं मतलब। तो ये क्या होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स, इसमें हमने एंटी हिस्टामिनिक्स दे दिया। इसमें क्या क्या आ सकती है आपकी, सिट्रिजिन आ सकती है, लीवोसिट्रिजिन आ सकती है, डाइहाइड्रोपाइडामिन। ठीक, अब ये हमने पेशेंट को दिया कि भाई उसकी ईचिंग कंट्रोल हो गई, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने रोक दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज़ आती है कि अगर उसे कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया है, ठीक है, जैसे मान लो खुजली हुई, उसने इतना खुजला दिया, फिर बाद में जा कर के वो उसमें और भी दिक्कतें होने लगी, कोई और इन्फेक्शन हो गया, बाकी और सारी चीज़ें, तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें उसको सिस्टमिक एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। ठीक है, इन्फेक्शन को सही किया इसने। चौथी चीज़ है, हमने सारा उपाय कर दिया, हमने उसकी खुजली को रोक दिया, हमने उसके एंटीबायोटिक दे करके उसकी सेकेंड इन्फेक्शन ट्रीट कर दिया, हमने उसको परमेथ्रिन क्रीम दे दिया। ठीक है, हमने उसको एंटी हेलिमेंथिक दे दिया। सारी चीज़ें देने के बाद भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन। हमने सारा खेल खेला, सारी दवाई दी, लेकिन अगर हमने ट्रांसमिशन को नहीं रोका, पेशेंट दवा खाता रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा और इन्फेक्शन बार बार जो है होता रहेगा। अब पेशेंट को हम बोलते गए हैं कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन के लिए, उसको सही एकदम पेशेंट के भाषा में सुनाते हैं कि पहने ओढ़े बिछाए कपड़ों को धुलें और धूप में सुखाकर ही इस्तेमाल करें। पहने ओढ़े बिछाए कपड़ों को, कहने का मतलब जो स्केबीज का पेशेंट है वो जिन जिन चीज़ों को छू रहा है, कपड़ा पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, बिछाया हुआ है, कहीं और टच किया है, उन सारे कपड़ों को धूप में सुखाने के, धुल करके धूप में सुखाएं, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। सबसे पहली बात ये हमें बतानी होती है। दूसरी चीज़ इसमें एक्सप्लेन करने वाली, परमेथ्रिन लगाना कैसे है, गले से लेकर के पूरे पैरों की उंगलियों के बीच तक लगाना है, या इन द सेंस कि मतलब पूरी बॉडी पे कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए, आप लगा सकते हैं। अगर इन्फेंट है तो उसको सर में भी लगाना है। ठीक है, तो ये इतना बातें उसको बताते हैं। उसके बाद अब उसको देखते हैं कि ट्रांसमिशन का कोई और जरिया ना बच पाए। ठीक है, उसको बोलते हैं कि बिना जो भी कपड़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपने धुल दिया घर में या छाँव में सुखा दिया, 2 दिन बाद पहना, उससे बोलते हैं कि इसे कपड़े को धूप में सुखाना है, उसके बाद ही आप पहन सकते हैं। बाद में फिर मतलब ये हमने क्या किया कि कंट्रोल ऑफ ट्रांसमिशन किया। तो इतनी चीज़ें रहीं इसके बीच में जो कि हमें ध्यान देनी होती है। थैंक यू।